ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात करते हैं राजधानी रांची की। फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल ने शनिवार को चेक बाउंस के एक मामले में रांची सिविल कोर्ट में सरेंडर किया। उन्होंने सिविल जज सीनियर डिवीजन DN शुक्ला की कोर्ट में सरेंडर किया। हालांकि कोर्ट ने 10,000 के 2 बेल बाउंड पर उन्हें जमानत दे दी। दरअसल अमीषा पटेल के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट से वारंट जारी किया गया था। ये वारंट झारखंड के फिल्म निर्माता अजय कुमार सिंह की ओर से अमीषा पटेल और उनके बिजनेस पार्टनर कुणाल ग्रूमर के खिलाफ चेक बाउंस, धोखाधड़ी और धमकी मामले में जारी किया गया था। लेकिन जारी सम्मन पर फिल्म अभिनेत्री कोर्ट नहीं पहुंची तो कोर्ट ने वारंट जारी किया था। बता दें कि अरगोड़ा निवासी अजय कुमार सिंह ने 17 नवंबर 2018 को CGM कोर्ट में मामला दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि म्यूजिक मेकिंग के नाम पर अमीषा पटेल ने अजय कुमार सिंह से 2.5 करोड़ रुपए लिए। लेकिन राशि लेने के बाद फिल्म अभिनेत्री ने म्यूजिक मेकिंग की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। साथ ही अमीषा पटेल पर फिल्म देसी मैजिक बनाने के नाम पर अजय सिंह से 2.5 करोड़ रुपए ऐंठने का भी आरोप है। दोनों पक्षों के बीच हुए इकरारनामा के अनुसार जब फिल्म जून 2018 में रिलीज नहीं हुई तो अजय ने पैसे वापस करने की मांग की। टाल मटोल के बाद अक्टूबर 2018 में 2.5 करोड़ और 50 लाख रुपए के 2 चेक दिए जो बाउंस हो गए। इसके बाद अजय सिंह ने मुकदमा किया था। 21 जून को फिर से उनको फिजिकली हाजिरी होना है, नहीं तो उनका बेल कैंसिल कर दिया जाएगा। 3 दिनों के लिए बेल मिला है कि आपको अपनी बात रखनी है डेट पर, क्योंकि 21 जून को उनको डेट निर्धारित था। 2 दिन डेट से पहले आ गई, क्योंकि सारे पुलिस का दबिश उनके ऊपर पड़ा हुआ था। कोर्ट की बहुत सारे रिमाइंडर उनको जा रहा था। 5 सालों से वो आ नहीं रही थी। कोर्ट को कानून को मजाक समझते थे, तो कोर्ट ने बहुत गंभीरतापूर्वक उनके ऊपर निर्देश दिया था कि अगर आप हाजिर नहीं होते हैं तो आप पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिसके चलते वो आज मुँह छुपा करके देखे। आप सब लोगों ने देखा कि पूरा दोनों व्यक्ति अमीषा पटेल और कुणाल ग्रूमर दोनों आज कोर्ट में हाजिर हुए सशरीर, और उन्होंने बेल के लिए मूव किया था। संक्षेप में मामला को बता। मामला ये है कि हमसे उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए का एक पैसा लिया, 2.5 लाख रुपए लिया, 2.5 करोड़ रुपए लिया था। और फिर उसका जब समय मियाद पूरा गया तो उन्होंने किस लिए लिया था? उन्होंने बेसिकली हमसे एक दोस्ताना में इंटरेस्ट पे लिया था, एक फिल्म के लिए। कौन सी फिल्म के लिए? एक फिल्म थी उनकी देसी मैजिक के लिए। 2017 में ही उन्होंने बोला था एक फिल्म है, आप मेरे को अगर कुछ पैसा हेल्प कर देंगे तो 6 महीने पैसा मैं आपको वापस कर दूंगी। आप अमीषा को कैसे जानते थे? एक्चुअली अमीषा से हमारी खास दोस्ती नहीं थी। रांची में ही हमारे एक फंक्शन में मुलाकात हुई थी, कार्यक्रम में हरमू में। वहाँ से हमारी जो दोस्ती हुई, जान पहचान बढ़ी थी। तो उन्होंने मेरे से 2.5 करोड़ रुपये का उन्होंने मेरे से लिया, मदद मांगा था। मैंने उनको फाइनेंस किया था बदौलत, लेकिन वो फिल्म उन्होंने रिलीज़ भी नहीं किया, बनाया भी नहीं, और मेरा पैसा भी उन्होंने। और बेसिकली उस एग्रीमेंट हमारा हुआ था, करार हुआ था कि 6 महीने में पैसा वापस करना। हमको फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। मैं फिल्म में कहीं इन्वॉल्व भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। उन्होंने बोला था कि 6 महीने में पैसा मैं आपको वापस कर दूँगी। एक्ट के तहत, जिसमें कि अमीषा पटेल और उनके जो अदर को एक्यूज हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक गए इसमें इस बात में। और जो है उन्होंने वहाँ 420, 406 में स्टे लगा रखा है। बट वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन हुआ कि आप इसमें अपीयर होइए। इनको डिफरेंट डेट में नोटिस गया पर ये हाजिर नहीं हुई। जब यहाँ कोर्ट से दबाव बना और पुलिस से दबाव बना तो आज न्यायालय में हाजिर हुए, बेल लिए। बेल जो है कंडीशनल है। कंडीशनल में है कि आपको 21 तारीख को जो डेट है उस डेट में आप हाजिर रहिए फिजिकली। अगर आप हाजिर नहीं होते हैं तो आपका बेल बॉन्ड कैंसिल हो जाएगा। आपका परिचय? मेरा नाम विजय लक्ष्मी श्रीवास्तव हुआ। मैं यहाँ सिविल कोर्ट हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ और बहुत सारे क्या बोले। वहीं राज्य के 60,000 से अधिक पारा शिक्षक सरकार की वादा खिलाफी से नाराज है। नाराजगी की वजह से राज्य के विभिन्न जिलों के पारा शिक्षक आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करने के लिए मोरहाबादी मैदान में जुटे। अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत सभी पारा शिक्षक मोरहाबादी से CM आवास घेरने निकले। इस बीच पारा शिक्षकों को मोरहाबादी TOP के पास रोक दिया गया। पारा शिक्षकों का ये घेराव कार्यक्रम एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले किया जा रहा है। मोर्चा के विनोद बिहारी महतो, संजय कुमार दुबे, ऋषिकेश पाठक आदि ने बताया कि राज्य भर के पारा शिक्षक हेमंत सोरेन सरकार की वादा खिलाफी से नाराज है। पारा शिक्षकों का कहना है कि पिछले साल शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने उनसे जो वादा किया था सरकार ने आज तक उसे पूरा नहीं किया। ऐसे में पारा शिक्षकों ने एक बार फिर से सड़क पर उतरने का फैसला किया है। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास घेरा जा रहा है। क्योंकि ये शुरू से ही कहते चले आ रहे थे कि जब भी हमारी सरकार बनेगी 3 महीने के अंदर हम पारा शिक्षकों को अस्थायी करेंगे। लेकिन विडम्बना ये है
कि अभी एक छोटी सी घटना मैं झारखंड का बता रहा हूँ कि अल्पसंख्यक विद्यालयों में 5200 से 20,200 का पे स्केल बिना टेट पास किए हुए केवल प्रशिक्षित के हैं जो ट्रेंड हैं उनको थमा दिए। और हम 20 साल से ये कार्यरत हैं, 20 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, मैं टेट क्वालिफाई हूँ और उसके बावजूद भी 5200 से 20,000 का पे स्केल मांग रहे हैं, उसके बावजूद से ये नहीं दे पा रहे हैं। आप बता सकते हैं कि ये माटी के लाल हैं। अभी कहते हैं कि मैं माटी का पुत्र हूँ और यहीं पे पैदा हूँ, यहीं पे पला बड़ा हूँ, हम लोग भी यहीं पे पले बड़े हैं, इसीलिए इस सरकार को हम लोगों ने बनाया था। लेकिन इतना बड़ा धोखा कि एक व्यक्ति को बिना मांगे हुए, बिना टेट पास किए हुए उसको 5200 का 20,000 पे स्केल थमा देते हैं। और हमारे पास 20 साल का एक्सपीरियंस, टेट क्वालिफाई, उसके बावजूद भी हमको 5200 से 20,000 का पे स्केल नहीं मिलता है। ये हमारे लिए धोखा है या नहीं है? एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए रणनीति तैयार कर रखी है। इस रणनीति के कई कदम मोर्चा उठा चुकी है। एकीकृत सहायक शिक्षक संघ की ओर से अपनी मांगों को लेकर 5 सदस्यीय टीम विनय चौबे जी से मिलने गई। हो गई टीचर के जिंदगी बेकार हो गई, हर कोई से बिताई जिंदगी भार हो गई, हर कोई से बिताई जिंदगी भार हो गई, लिपारा टीचर के जिंदगी बेकार हो गई, लिपारा टीचर के जिंदगी बेकार हो गई। इधर झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष जयशंकर पाठक और सदस्य राकेश सिन्हा ने रांची के हिनू स्थित हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर नवनियुक्त धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष जयशंकर पाठक ने मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष समेत आला नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पूरी निष्ठा के साथ काम करते हुए खरा उतरने का प्रयास करेंगे। धार्मिक न्यास बोर्ड का झारखंड बनने के बाद ये तीसरा गठन है, जबकि पिछले 23 वर्षों में ये 5वां होना चाहिए था। देश भर में आने वाले भक्तों को कई तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मंदिर का डेवलपमेंट भी नहीं हो पा रहा है और कार्य रुका हुआ है। ऐसे में धर्म के कार्य में जो भी परेशानियां हैं उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं सदस्य राकेश सिन्हा ने कहा कि ये एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्होंने कहा कि इसमें सही तरीके से मंदिर को और विकसित किया जाएगा, जो पर्यटन को भी बढ़ावा देगी। साथ ही जल्द सभी मंदिरों का भ्रमण करने के बाद ये देखा जाएगा कि श्रद्धालुओं को और क्या क्या मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं, इस पर मंथन किया जाएगा। आप सभी को पता है ये तीसरा गठन है धार्मिक न्यास बोर्ड का झारखंड बनने के बाद। 23 साल में अभी कम से कम ये 5वां होना चाहिए था, लेकिन काम नहीं हो पाया। बहुत जगह पे इसके वजह से काफ़ी परेशानी है। तमाम जो भक्त पूरे राज्य से भी या पूरे देश से आते हैं तो कई तरह का कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कई तरह का जो मंदिर का और मठ का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, वो भी रुका पड़ा। तो ये जो धर्म का कार्य है उसमें जो परेशानी है, या और जो हम जनमानस जो तीर्थ के लिए आते हैं उनको जो परेशानी है उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। इसमें काम करने का बहुत स्कोप है, बहुत तरह का फंड का भी कोई कमी नहीं है। हर जगह डेवलपमेंट के लिए तत्पर हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, झारखंड सरकार यहाँ पे उसको लेके बहुत ज़्यादा सजग भी है। जहाँ पे भी इसके तीर्थ से कई तरह का यहाँ पे उद्योग भी और कई तरह का ये एम्प्लॉयमेंट का भी अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो उसको भी लेकर यहाँ पे तमाम तरह का जितना सुविधा देना है वो हम लोग देने का प्रयास करेंगे। जो हमारा जिम्मेवारी है, लेकिन हमें यह लगता है कि तमाम लोगों के साथ मिल करके इन चुनौतियों का हम सामना कर सकते हैं। देखिए, मंदिरों के व्यापकता जो है इस राज्य में, उससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। कहीं ना कहीं अगर मंदिरों को हम विकसित करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर राज्य में पर्यटन का को भी एक दिशा और दशा दोनों तय होगी। और हम लोग भ्रमण करेंगे तमाम मंदिरों का, और वहाँ भ्रमण के उपरांत यह भी देखेंगे कि जो श्रद्धालु हैं उनको हम कैसे मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवा सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर मंथन के उपरांत जो है हमें लगता है कि जो छिन्नमस्तिके का मंदिर अभी है, चाहे रांची का जो हृदय स्थली पहाड़ी मंदिर है, उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे उसको पर्यटक के रूप में विकसित कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हम लोग आकलन के उपरांत जो है। आदिवासी सेंगल अभियान के तत्वावधान में आगामी 30 जून को कोलकाता के बी ग्रेड परेड ग्राउंड में विश्व सरना धर्म कोड जनसभा का आयोजन किया जाएगा। आदिवासी सेंगल अभियान के अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने इसकी जानकारी एक वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की पहचान प्रकृति से है
और बाकी किसी भी धर्म या जाति से ये अलग है। इनकी पहचान सरना धर्म है और इसलिए लगातार सरना धर्म कोड को लागू किए जाने की मांग को लेकर इनका आंदोलन जारी है। उन्होंने कहा कि विगत 15 जून को इसी मांग के आलोक में भारत बंद भी बुलाया गया था और 5 राज्यों के 50 स्थानों में सड़क व रेल को रोका गया था। अब आगामी चुनाव से पहले सरना धर्म कोड को लागू किए जाने की मांग वे करते हैं और इसी को लेकर कोलकाता में जनसभा का आयोजन होगा। अभी तक काम नहीं करते हैं, उल्टा काम करते हैं, तो हम लोग इसके लिए एक बड़ा जन आंदोलन का शुरुआत अभी करेंगे। 30 जून को कलकत्ता में पूरे देश के लोग जुटेंगे और एक बड़ा प्रकृति पूजा धर्म जो हमारा है सरना धर्म, इसको 2023 में हम लोग हर हाल में लेंगे। और इसके लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी से मांग रखे हैं कि 2023 साल में सरना धर्म कोड 2, तो 2024 साल में हम लोग भारत के आदिवासी भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। इधर नाबार्ड की ओर से वित्तीय पोषणवाड़ी परियोजना और किसान उत्पादक समूह के किसानों द्वारा आम और कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए रांची के खेलगांव में 2 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया गया है। महोत्सव में राज्य के किसान हिस्सा ले रहे हैं। किसानों ने बताया कि वाड़ी परियोजना से जोड़कर कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। किसानों ने बताया कि आम महोत्सव में हिस्सा लेकर उन्हें बेहद खुशी हो रही है। नाबार्ड हम लोग तो बहुत अच्छी तरह से खेती के उत्थान में सहयोग कर रहे हैं, जिससे किसानों को भरपूर लाभ हो रहा है। हमारा जो जीवन में बदलाव, आम किसानों को जो बदलाव आ रहा है FPO के मार्फत से आ रहा है। FPO उसमें सहयोग कर रहे हैं, प्रचार प्रसार खेती का तरीका बता रहे हैं। टाटा स्टील फाउंडेशन के एग्रीकल्चर मैनेजर ने बताया कि नाबार्ड और फाउंडेशन के सहयोग से किसानों को वाड़ी से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि बंजर और बेकार पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाकर आदिवासी किसानों को कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा रहा है। मेरा नाम पीयूष मंडल है। हम गंगटा फसिया फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड गोड्डा नाबार्ड के द्वारा आयोजित इस आम के महोत्सव में यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पर हम लोगों के पास लोहाजंग, काला पहाड़, लंगड़ा मालदा, एम सागर, मल्लिका, जर्दालू, तमाम तरह का हम लोग आम लेकर के आए हुए हैं यहाँ पर। कृषि के क्षेत्र में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में नाबार्ड की भूमिका काफ़ी सराहनीय रही है। नाबार्ड के झारखंड प्रभारी अधिकारी सुनील जहांगीरदार ने बताया कि आम महोत्सव के माध्यम से राज्य के विभिन्न जिलों के किसानों को रांची में एक मंच देने का प्रयास किया जा रहा है। महोत्सव में राज्य के 10 जिलों से आम और सब्जी उत्पादक किसान हिस्सा ले रहे हैं। किसान लोग और ये 12 स्टॉल लगे हैं और 12 अलग अलग प्रजाति के आम आपको यहाँ मिलेंगे और इसी को आगे बढ़ाते हुए हम अगले हफ्ते 25, 26, 27, 28 जून ये हम जो अपनी झारखंड कोऑपरेटिव बैंक है उनके परिसर में इसी तरह के आयोजन कर रहे हैं। 4 दिन का ये महोत्सव होगा। इधर चाईबासा में CRPF 197 बटालियन के जवान के खिलाफ नाबालिग बच्ची के कमरे में गलत नियत से घुसने का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ परिवार वालों ने मुफस्सिल थाना में शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसके पहले ग्रामीणों ने गुरुवार को जोजोहातू कैंप का घेराव भी किया था। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद नाबालिग बच्ची से CWC एवं पुलिस पदाधिकारियों ने जानकारी ली। जोजोहातू गांव में बच्ची अपने मामा के घर पर रहती है। बच्ची के मामा की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी में बताया गया है कि गुरुवार की रात को जब वे लोग सो रहे थे उसी दौरान रात के लगभग 12 बजे घर के अंदर किसी के कूदने की आवाज़ सुनाई दी, जिससे वे जाग गए। दरवाज़ा खुला तो वहां CRPF के जवान को छुपा पाया, जिसके बाद उन्होंने आवाज़ लगाई। आवाज़ लगाने पर CRPF के जवान ने उनके साथ हाथापाई की और ज़मीन पर पटक दिया और वहां से वे कैंप की ओर भाग निकले। सुबह होने पर मामले की ग्रामीणों को जानकारी दी। जानकारी के बाद गांव वाले कैंप के पास गए और कैंप को घेर लिया, जिसके बाद CRPF के अधिकारियों ने भी घटनास्थल का मुआयना किया। ग्रामीण CRPF के जवान को कानूनी सजा देने की मांग कर रहे थे, लेकिन दिन भर मामले को दबाने और लोगों को समझाने का दौर चला, जिसके बाद शुक्रवार को बच्ची के मामा, चाचा एवं अन्य लोगों ने मुफस्सिल थाना का प्राथमिकी दर्ज करवाई। प्राथमिकी दर्ज होने के दौरान सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर इंस्पेक्टर, महिला थाना प्रभारी ने घर वालों एवं बच्ची से पूरे मामले की जानकारी दी।
जिसके बाद CWC के प्रतिनिधियों ने भी मामले की जानकारी ली, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। इस संबंध में सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप खलको ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं शनिवार को रांची प्रेस क्लब में NIILM यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर शमीम अहमद ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बताया कि IILM न सिर्फ बच्चों को किताबी शिक्षा दे रही है, बल्कि प्रैक्टिकल के माध्यम से उन्हें आने वाले भविष्य के लिए भी तैयार कर रही है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कहा कि आज भारत सरकार ने शिक्षा नीति में कई सारे बदलाव किए हैं। इन्हीं बदलाव के आधार पर यूनिवर्सिटी ने अपने कोर्स को तैयार किया है ताकि यहां शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र किताबी ज्ञान के साथ प्रैक्टिकल में भी दक्षता हासिल कर बिना किसी परेशानी के नौकरी के लिए तैयार हो जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के छात्रों को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनने पर विशेष जोर दिया है ताकि भारत आने वाले समय में विश्व गुरु के तौर पर पूरे विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित कर सके। रोजगार के लिए बिल्कुल रेडी केवल पाठ्यक्रम को पढ़ा के उनको एक कागज पर दे के हम नहीं छोड़ते। जिस दिन बच्चों का एडमिशन हो जाता है उसी दिन से उनको हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देते हैं और थ्योरेटिकल ट्रेनिंग भी देते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अपनी पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसके तहत सरकार का ये एम्फेसिस है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाए, जिससे लड़का जॉब के लिए रेडी हो सके। इसलिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे लिए। हमारे यहाँ बड़ा ही वेल इक्विप्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सेल है, जिसमें कॉर्पोरेट हाउसेस के एक्सपीरियंस लोग हैं उसको हेड कर रहे हैं। और टाइम टू टाइम हम कॉर्पोरेट मीट भी अपने कैंपस में कराते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड से टॉप HR एग्जीक्यूटिव को बुलाते हैं और बच्चों के साथ उनका इंटरेक्टिव सेशन कराते हैं और 100% उनको मदद देते हैं प्लेसमेंट की। तो हमारा फोकस है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों, और इस तरीके से उनको हम पढ़ाते हैं और ट्रेनिंग देते हैं कि बच्चा नेशनल और इंटरनेशनल प्लेसमेंट के लिए सुटेबल। इधर कोल्हान के पूर्व DIG राजीव रंजन आज कई पूर्व थाना प्रभारी DSP के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। जमशेदपुर के सर्किट हाउस में पूर्व DIG राजीव रंजन अपनी सैकड़ों समर्थकों के साथ रांची के लिए रवाना हुए, जहां रांची में प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में पूर्व DIG राजीव रंजन भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। कोल्हान के पूर्व DIG राजीव रंजन ने कहा कि पुलिस और राजनीतिक पार्टी में बहुत अंतर होता है, मगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य को लेकर हम उनसे बहुत प्रभावित है और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों पर हमें चलना है। पार्टी कोई भी जिम्मेवारी दे उसे निभाने के लिए हम तैयार है। मैंने बहुत सोच विचार करके निर्णय लिया कि हम लोगों का जो माइंडसेट है और जो मतलब गोल और मोटो है, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से मेल खाता है। और उसी के बाद मैंने निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में मैं योगदान दूं। आज मेरा योगदान की तिथि प्रदेश अध्यक्ष महोदय के द्वारा निर्धारित की गई है, जिले के अध्यक्ष के रिक्वेस्ट पर, और मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए काफ़ी उत्साहित हूं और पूरे टीम के साथ मिलकर के आने वाले दिनों में बेहतर झारखंड के लिए, विकसित झारखंड के लिए मेरा काम करने का सपना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं एक बड़े प्लेटफॉर्म पे अपने इस झारखंड को स्वर्णिम झारखंड बनाने में अग्रणी भूमिका निभाऊं, ऐसी मेरी इच्छा है। जमशेदपुर से प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी सावन के पावन माह में बाबा बैद्यनाथ सेवा संघ की ओर से निःशुल्क कांवर यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष 16 जुलाई दिन रविवार को यात्रा मानगो से सुल्तानगंज के लिए रवाना होगी। इस आयोजन में प्रत्येक वर्ष केवल मानगो के ही श्रद्धालु जाया करते थे, लेकिन इस वर्ष सोनारी और कदमा से भी कांवरिया निःशुल्क कांवर यात्रा में शामिल रहेंगे। ये जानकारी संघ के संस्थापक सदस्य विकास सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष सोनारी और कदमा के रहने वाले कांवरिया लगातार कांवर यात्रा में शामिल होने के लिए संपर्क करते थे, लेकिन तैयारी कम रहने के कारण सोनारी कदमा के लोग वंचित रह जाते थे। इस बार व्यवस्था 3 माह पूर्व से ही बनाई जा रही है, जिससे लोगों को असुविधा नहीं होगी। विकास सिंह ने कहा कि पहले ही जाकर समिति के लोगों के द्वारा रास्ते में पड़ने वाले सारे स्थान सुरक्षित कर लिए गए हैं। 1 जुलाई से पंजीयन का कार्य आरंभ होगा। पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पे लोगों का पंजीयन किया जाएगा। पूर्व में बाबा बैद्यनाथ सेवा संघ की ओर से आयोजित कांवर यात्रा में शामिल लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। 18 वर्ष से कम आयु एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का पंजीयन नहीं किया जाएगा। कोच बस एवं छोटी गाड़ी के माध्यम से कांवरिया सुल्तानगंज जाएंगे। सेवक बम
जिसकी संख्या लगभग 150 के करीब रहेगी। वह ट्रेन से सुल्तानगंज जाएंगे। पंजीयन किए गए सारे कांवरियों का ड्रेस कोड और आईडी कार्ड होगा। उसी आईडी कार्ड से वाहन एवं धर्मशाला में प्रवेश मिलेगा। डॉक्टर के साथ साथ इस बार 2 नर्सें भी जत्था में जाएंगी, जिससे महिला कांवरियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। सावन के माह में प्रत्येक वर्ष बाबा बैद्यनाथ सेवा संघ की ओर से निःशुल्क कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी 4 जुलाई को सावन का माह आरंभ हो रहा है। 16 जुलाई को बाबा बैद्यनाथ सेवा संघ की ओर से 1000 लोगों को सुल्तानगंज से देवघर कांवड़ यात्रा में ले जाने का कार्य किया जाएगा। इस बार कांवड़ यात्रा की यह विशेषता है कि इस बार सोनारी और कदमा के लोगों को भी कांवड़ यात्रा में ले जाने का हम लोग काम करेंगे। उसके लिए अरविंद महतो जी को कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। सोनारी कदमा के लिए हमारा जो कांवड़ यात्रा है वो रविवार को जमशेदपुर से सुल्तानगंज के लिए प्रस्थान करेगा। बस, छोटी गाड़ी और जो कामगार है, जो काम करेंगे, जो सेवा करेंगे, कारीगर हो, खाना बनाने वाले लोग हो, सेवक हो, डॉक्टर हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले लोग हो, झांकी प्रस्तुत करने वाले लोग ट्रेन के माध्यम से सुल्तानगंज जाएंगे। सारी तरह की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। और इधर जमशेदपुर एक्साइज के विशेष पदाधिकारी के आदेश पर विभाग के उड़न दस्ता टीम के द्वारा प्रतिबंधित गुटखा के बिक्री को रोकने के लिए शहर भर में दुकानों में छापेमारी की जा रही है। खासकर स्कूलों और कॉलेजों के आसपास के इलाके में विशेष रूप से ये अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि राज्य में गुटखे की बिक्री पर प्रतिबंध लगा हुआ है। बावजूद इसके छुपा-छुपाकर गुटखा की बिक्री की जा रही है। शनिवार को विभाग की टीम ने कदमा और सांची इलाके में ये छापेमारी अभियान चलाकर बड़ी मात्रा में गुटखा जब्त किया। साथ ही संबंधित दुकानदारों से फाइन वसूला गया और आगे गुटखा नहीं बिक्री करने का निर्देश भी दिया गया। माल का जो कीमत है ये बताना मुश्किल है, ठीक है, लेकिन हम लोग कदमा में छापामारी करके अभी साक्षी में आए हैं। साक्षी में मार रहे हैं छापा भी, और जगहों पे जाएंगे। स्कूल के आसपास कई क्षेत्र है, जैसे आंध्रा स्कूल के पास गए थे, DBMS के पास गए थे, है ना, और दुस्को स्कूल के पास गए थे। अभी साक्षी में यहाँ पर हैं, यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे। वहीं सरायकेला खरसावां जिला के इचगर प्रखंड क्षेत्र के डूमटान हाट मैदान में शनिवार को प्रखंड स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष दुर्योधन गोप ने की। वहीं मंडल, यूथ कमेटी, पंचायत आदि कमेटी का भी गठन किया गया। कांग्रेस पार्टी के नव गठित कमेटी पदाधिकारियों का पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने माला पहनाकर स्वागत किया। सम्मेलन में बूथ से लेकर प्रखंड स्तरीय कांग्रेस कमेटी का पुनर्गठन 30 जून तक करने का निर्देश दिया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की जुमलेबाजी और मोदी मैजिक अब चलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि चांडिल, नीमडी, कुकड़ू व ईचागढ़ में कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी कमेटियों का विस्तार किया जाएगा एवं हर बूथ में कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार एक सेफ्टी पिन बनाने का भी कारखाना नहीं खोल पाई है, बल्कि बहुत सारे कंपनी को बंद जरूर किया है। सरकारी संपत्ति बेचने वाली मोदी सरकार से लोग अब उब चुके हैं और इसे मुक्ति चाहते हैं। महंगाई की मार झेल रहे त्रस्त जनता अब मोदी के झांसे में आने वाली नहीं है। मौके पर आदिवासी परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्म साहिब मुंडा, प्रदेश महासचिव अजय सिंह, जिला प्रभारी संजीव श्रीवास्तव, बंधु राम महतो, मनोज मंडल, सुकुमार गोराई, दल गोविंद सिंह मुंडा, राम कैलाश यादव आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। 5वां दिन है। चांडिल, कुकड़ू, निमडी, ईचागढ़ के साथ साथ ये सम्मेलन हुआ है और मंडल का गठन हुआ है। यूथ कांग्रेस जहां ढीला था वहीं का गठन हुआ, महिला कांग्रेस का गठन हुआ है और 30 जून तक सभी को अपने संगठन का रूपरेखा खड़ा करके रिपोर्ट देना है। उस दिन सब संगठनों की अलग अलग बैठक होगी। एक तो ये तय हुआ है। दूसरा है कि कल झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम लोगों के साथ रात में बैठक हुई थी चांडिल में, तो वो गठबंधन को कैसे और मजबूत किया जाए इसके बारे में चर्चा हुई। तीसरी ये बात है कि जो सबसे ज़्यादा ईचागढ़ विधान, अगर हम प्रखंड में बैठे हैं तो बरसात आने वाला है। जो निकला है सुनते हैं कि 192
तक पानी छोड़ा जाएगा और क्या क्या डूबेगा। ये जो पागल लोग हैं वो खुद ही डूब जाएंगे उसमें। तो ये सब इस सब सवाल से लोगों के मन में भ्रम पैदा होना नहीं चाहिए। हमने कहा है कि अगर मुआवजा, अगर रिहेबिलिटेशन, उनकी पुनर्वास हो गया है तो सबको डुबा दो, कोई हर्जा नहीं, वो लोग कहीं अपने चला जाए। इधर जमशेदपुर के परसुडी थाना अंतर्गत मकदमपुर में चोरी के 7 गाय एवं बछड़ों को पुलिस ने बरामद कर गौशाला को सौंपा। हालांकि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस इसमें शामिल लोगों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मकदमपुर के एक सुनसान स्थल पर कुछ गायें बांधकर रखी गई है, जहां पुलिस के पहुंचने पर 7 गायें एवं बछड़े बंधे हुए थे, लेकिन आसपास कोई मौजूद नहीं था, जिससे ये प्रतीत हुआ कि सभी पशु किसी के द्वारा चोरी कर किसी गलत नियत से रखा गया है। जिसके बाद परसुडी पुलिस ने सभी पशुओं को बरामद कर जुगसलाई गौशाला को सौंप दिया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जाँच करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है। चोरों के द्वारा छुपा करके रखा गया है, जिसके सत्यापन में पहुंचने पर पाया गया कि कुछ गायें लावारिस हालत में बंधी हुई थी, जिसका कोई भी दावेदार सामने नहीं आया। उनमें से 7 गायों को एवं बछड़ों को बरामद कर गौशाला में सौंप रहा हूँ। जमशेदपुर के गोविंदपुर इलाके में पेयजल स्वच्छता विभाग के द्वारा पानी की बर्बादी को रोकने के लिए घर घर अभियान की शुरुआत शनिवार से की गई। इसमें क्षेत्र के जिला परिषद मुखिया एवं पंचायत समिति सदस्य भी अपनी सहभागिता निभाते नजर आए। विगत दिनों इलाके में जिले के उपायुक्त के द्वारा जनता दरबार लगाया गया था, जहां पाइपलाइन में लीकेज की समस्या को उठाया गया था और अब इसे दुरुस्त भी किया जा रहा है। लेकिन इलाके में कई घरों से पानी की बर्बादी की भी शिकायत मिली है, जिस पर घर घर माइकिंग के माध्यम से लोगों को पानी बचाने को लेकर जागरूक भी किया जा रहा है। इलाके के जिला परिषद डॉक्टर परितोष सिंह ने बताया कि जिनके यहां पानी की बर्बादी हो रही है उन्हें समझाया जा रहा है। आगे से विभाग उनसे दंड शुल्क वसूलेगी। साथ ही कहा कि जिन लोगों ने अवैध कनेक्शन ले रखा है उनके लिए भी विभाग कैंप लगाएगी और लोग अपना वैध कनेक्शन ले पाएंगे। साथ ही अगर कोई मोटर का उपयोग कर रहा है तो शिकायत मिलने पर विभाग उन पर भी कार्रवाई करेगी। नल को छोड़ देते हैं, चाहे किसी के घर में नल नहीं लगाए हैं, चाहे गाड़ी को धो रहे हैं, बहुत सारा चीज है। तो हम लोग अपने में पहले सुधार लाएं और यह विभाग के द्वारा ये कहा जा रहा है कि भैया आप पानी की बर्बादी को रोकिए, आने वाले दिनों में आप पे दंडात्मक कार्रवाई होगी। दूसरा एक और सूचना है कि इनके द्वारा टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जिसमें अगर आपका मेन लाइन में लीकेज है तो वो मेन लाइन का लीकेज को आज बंद करवाया जाएगा इनके द्वारा निःशुल्क। और अगर आपके ब्रांच लाइन में लीकेज है तो विभाग ऐसा मानता है कि 5 साल से आप पानी का उपयोग कर रहे हैं, तो विभाग का कहना है कि ब्रांच लाइन का किया जाएगा, इन्हीं के प्लम्बर के द्वारा एक नंबर दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ जो मिनिमम शुल्क है, जो मजदूरी है, वो ली जाएगी। और तीसरा है कि अगर आप अवैध कनेक्शन लिए हैं, कहीं से भी आप अवैध कनेक्शन लिए हैं, तो आने वाले दिनों में संबंधित आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उसके मुखिया और जयसैया से मिलकर कैंप लगाया जाएगा। आप वहां जाकर अवैध कनेक्शन को वैध कर सकते हैं और जिनके यहाँ कनेक्शन नहीं है वो भी विभाग कैंप लगाकर उनको भी कनेक्शन देने का काम बहुत जल्द करेगी। जो पानी की बर्बादी हो रही है उस संबंध में निर्णय लिया गया था कि जागरूकता पहले रथ निकाला जाएगा, जिससे आम जनता को सूचित किया जाए कि पानी बर्बादी ना करे, ताकि रोड में उतना पानी बहता हुआ जो दिखता है वो अच्छा नहीं होता, इसलिए उसको रोकने के लिए दिया गया है। एवं साथ में ये भी कहना है जो अवैध कनेक्शन लिए हैं तो आने वाले दिन में हर जोन वाइज कैंप लगेगा, उसमें वो अपना वैध करा लें और साथ ही जिनका मोटर लगाए हैं या ये लगाए हैं मोटर लगाए हैं वो भी अपना मोटर खोल लें, ताकि अगर बाद में जागरूकता के बाद जब अगर बाई चांस औचक निरीक्षण होता है तो उसमें पकड़ाने में फिर वो कार्रवाई की जाए। इधर जमशेदपुर में शनिवार को नेशनल हॉकर फाउंडेशन द्वारा स्ट्रीट वेंडर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां मानगो नगर पालिका के खिलाफ विरोध प्रकट किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर नेशनल हॉकर फेडरेशन की एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अनिता दास उपस्थित हुई। उन्होंने उजाड़ीकरण की प्रक्रिया को कानून के खिलाफ बताया और अविलंब वेंडिंग जोन में बसाने की मांग की। उन्होंने रांची के वेंडिंग जोन के संघर्ष एवं आंदोलन को साझा किया। वहीं फेडरेशन के सदस्य उत्तम चक्रवर्ती ने बताया कि पथ विक्रेताओं को पथ विक्रेता 2014 कानून का प्रशिक्षण दिया गया है। अलग अलग शहरों में बने वेंडिंग जोन एवं वेंडिंग मार्केट को प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखलाया गया।
उन्होंने बताया कि 2 मई 2023 को नगर निगम के टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक में 6 सदस्यीय टीम वेंडिंग जोन चिन्हित करने के लिए बनाया गया, लेकिन अभी तक एक भी वेंडिंग जोन चिन्हित नहीं किया गया। इन्होंने कहा कि जमीन को चिन्हित कर अविलंब वेंडिंग जोन घोषित करने की प्रक्रिया करनी चाहिए, नहीं तो सारे फुटपाथ दुकानदार एक साथ अपना अधिकार लेने के लिए आंदोलनरत रहेंगे। अपना विरोध जताने एवं हक लेने के लिए लोकतांत्रिक हर तरीके से विरोध प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। नेशनल हॉकर्स फेडरेशन से हमारी जो टीम है रांची में काम कर रहे, पूरा झारखंड में काम कर रहे हैं। हम लोग आए हैं आज मानगो में जो फुटपाथ दुकानदारों को उजारीकरण के विषय में यहाँ पे हम लोग मीटिंग करेंगे, क्योंकि जिस तरीका से 2014 में फुटपाथ दुकानदारों की कानून बना हुआ है और उन कानून के तहत पे झारखंड सरकार 2017 में एक स्कीम बनाया है कि फुटपाथ दुकानदारों की उजारीकरण ना किया जाए और जहां पे फुटपाथ दुकानदारों के अगर हटाया भी जाए तो सरकार उनको व्यवस्था देने के बाद ही उनको हटाया जाए। इसके बीच में फुटपाथ दुकानदारों को आई कार्ड भेंडा सर्टिफिकेट के साथ सम्मानित किया जाए और फुटपाथ दुकानदारों को बसाने का काम करे। इनके लिए एक सक्रिय कमेटी है जो टाउन वेंडिंग कमेटी, इनकी मीटिंग हमेशा बुलाई जाए और फुटपाथ दुकानदारों की जो भी परेशानी है उस मीटिंग के द्वारा इसको पारित किया जाए। लेकिन इस कमेटी को मान्यता नहीं देके फुटपाथ दुकानदारों को उजारीकरण करते हैं। आज उसी उजारीकरण के खिलाफ में आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरीका से फुटपाथ दुकानदारों को बसाया जाए और हम लोग चेष्टा करेंगे, अधिकारियों को वार्ता पहुंचाएंगे कि फुटपाथ दुकानदारों को बसाना है, जिससे 500 कम से कम दुकानदार जो अभी सीलिंग कर दिया जा रहा है, 500 दुकानदार रोजगार से वंचित हो जाएंगे, जिससे 2500 उनके जो परिवार के लोग मिलाकर वे भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। और टाउन वेंडिंग कमेटी की हम लोगों की मीटिंग हुई, नगर निगम में 6 सदस्यीय कमेटी बनी, लेकिन चिन्हित करने के लिए सिर्फ खानापूर्ति की गई, जबकि हम लोगों ने जमीन की बात की है। सरकारी जमीन पर ही वेंडिंग जोन बनेगा। वो जमीन जो है आपके डिमना में 56 नंबर प्लॉट आसियाना इनक्लेव के बगल में है, मानगो वर्कर्स कॉलेज के बगल में पीएचडी की जमीन है जहां पे अस्पताल बनने की थी लेकिन नहीं वहां पर बन रही है। दूसरी बात, मानगो डिमना में पानी टंकी के पास जमीन है, बस पड़ाव जहां बननी है वहां पे नगर आवास विभाग के द्वारा जमीन मिली हुई है, नगर आवास विभाग के द्वारा मानगो नगर निगम को। तो हमारी ये मांग है कि हमें वेंडिंग जोन में बसाया जाए। ये अतिक्रमण के नाम पे जो इनको हटा दिया गया, अब बताइए वो डिवाइडर के अंदर में थे, अब उनकी मजबूरी है वो रोड में आएगा, उससे भी ज्यादा अब इतनी कड़ाके की धूप में वे बिना छत के वहां पर बैठ रहे कानून होते हुए। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए झारखंड न्यूज। नमस्कार।